हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्या? टॉपिक हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे एंड मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो भारत का सड़क नेटवर्क क्या देश के आर्थिक वृद्धि और विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का जो सड़क नेटवर्क है ये क्या करता है, हमारे देश के आर्थिक वृद्धि और विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारे क्या लोगों और सामानों की आवाजाही को सुगम बनाता है। ये क्या करता है, हमारे लोगों और सामानों की जो आवाजाही है इसको सुगम बनाता है, जिससे हमारे व्यापार, पर्यटन और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा मिलता है। जिससे हमारे क्या होता है, व्यापार, पर्यटन, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा मिलता है। अब हम देखेंगे नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की बात करें तो इसकी स्थापना हमारे 1988 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1988 में हुई थी। NHAI का पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका पूरा नाम है। ये भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन के लिए, ये हमारे किसके लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन के लिए एक स्वायत्त एजेंसी है। हम NHDP की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की बात करें, किसकी, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसकी स्थापना हमारे 1988 में हुई थी। कब? हमारी इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। NHDP का पूरा नाम है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। बात करें इसकी तो ये भारत में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन, चौड़ीकरण और हमारे निर्माण के लिए एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। तो NHDP है ये हमारे क्या प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन, चौड़ीकरण और निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। बात करें भारत के कुल सड़क तंत्र की, क्या भारत के कुल सड़क तंत्र की बात करें तो भारत का कुल सड़क तंत्र लगभग 66.71 लाख किलोमीटर, कितना, 66.71 लाख किलोमीटर भारत का कुल सड़क तंत्र है और ये दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क में से एक है। भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी, 1.46 लाख किलोमीटर। आप इसे याद रखेंगे, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, हमारे 1.46 लाख किलोमीटर। भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे कुल सड़क तंत्र के 2.7% क्षेत्र में विस्तृत है। कितने, 2.7% क्षेत्र में विस्तृत है। लेकिन वे क्या है, देश के कुल सड़क तंत्र यातायात का लगभग 40% संभालते हैं। आप इसे याद रखेंगे। तो नेशनल हाईवे है ये, जितना भी हमारा सड़क तंत्र है उसका केवल 2.07% ही है। लेकिन यदि हमारी यातायात की बात करें तो हमारे देश की कुल सड़क यातायात का 40% हमारे केवल नेशनल हाईवे संभालते हैं। इसलिए हमारे नेशनल हाईवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करें विश्व के सड़क तंत्र की तो विश्व में कुल सड़क तंत्र में पहले नंबर पे आता है कौन, हमारे अमेरिका। क्यों? क्योंकि अमेरिका का क्षेत्रफल वैसे ही ज्यादा है। बात करें विश्व में कुल सड़क तंत्र की तो विश्व में कुल सड़क तंत्र में दूसरा स्थान हमारे भारत का है। भारत में सड़क तंत्र की बात करें, किसकी, भारत में सड़क तंत्र की बात करें तो भारत के राज्यों में सबसे बड़ा सड़क तंत्र हमारे महाराष्ट्र का है। राज्यों में देखें तो राज्य तो वैसे सबसे बड़ा राजस्थान है, लेकिन सड़क तंत्र के मामले में राजस्थान की बजाय महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, जो अपने व्यापक सड़क नेटवर्क के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र के अपने व्यापक सड़क नेटवर्क के लिए जाना जाता है। भारत की बात करें तो भारत में राज्यों में क्या, भारत के जो राज्य हैं तो भारत के राज्यों में न्यूनतम सड़क तंत्र कहाँ है, सिक्किम में। और इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ का पहाड़ी इलाका होना। साथ ही साथ उसका छोटा भौगोलिक क्षेत्र भी इसका प्रमुख कारण है। तो सिक्किम में सबसे कम सड़क तंत्र होने का क्या कारण है, ये पहला कारण तो हमारा इसका पहाड़ी इलाका होना, दूसरा इसका छोटा भौगोलिक क्षेत्र होना। बात करें भारत की तो भारत में कुल सड़क तंत्र का वर्गीकरण देखें, भारत में कुल सड़क तंत्र के वर्गीकरण की बात करें तो भारत के सड़क तंत्र की क्या, भारत के सड़क तंत्र को उसकी प्रकृति और महत्व के आधार पर क्या, भारत के सड़क तंत्र को उसकी प्रकृति और महत्व के आधार पर कुछ भागों में बांटा जा सकता है। जैसे सबसे पहले नंबर आता है राष्ट्रीय राजमार्ग का, जो कुल सड़क तंत्र का 2.07% है। कितना, कुल सड़क तंत्र का कितना, 2.07% हमारे नेशनल हाईवे है। फिर आते हैं राज्य राजमार्ग मतलब जिसे स्टेट हाईवे कहते हैं, तो कुल सड़क तंत्र का 3% है। बात करें जिला सड़कों की तो 10.17% हमारे जिला सड़कें हैं। शहरी सड़कों की बात करें अर्बन रोड्स की तो 8.76% हमारे शहरी सड़कें। ग्रामीण सड़कों की बात करें जिन्हें विलेज रोड कहते हैं तो 72.97% हमारे सबसे ज्यादा हमारे ग्रामीण सड़कें, जो ये दिखाता है कि ग्रामीण सड़कें भारत के कुल सड़क नेटवर्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो हमारे क्या ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करती है। अब हम बात करें सड़क घनत्व का, किसकी बात करें, सड़क घनत्व की बात करें तो भारत का कुल सड़क घनत्व 201 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। कितना, भारत का कुल सड़क घनत्व कितना, 201। और ये हमारे क्या प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है, आप इसे याद रखेंगे। राजस्थान का कुल सड़क घनत्व की बात करें तो 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, आप इसे याद रखेंगे। भारत राजस्थान का कुल सड़क घनत्व कितना, 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है।
सड़क घनत्व किसी क्षेत्र सड़क घनत्व क्या होता है? सड़क घनत्व किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर सड़क की लंबाई को दिखाता है। क्या? जो सड़क घनत्व क्या होता है? किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर सड़क की लंबाई को दिखाता है, और ये हमारे क्या 2024-25 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार है। सॉरी, इसमें राजस्थान का जो सड़क घनत्व है ये हमारे 92.66% से बढ़ के कितना 97 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर हो गया। आप इसे याद रखेंगे। जो नवीन आर्थिक समीक्षा है 2025-26 की, उसके अनुसार जो राजस्थान का सड़क घनत्व है बढ़ के 97 किलोमीटर हमारे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर का हो गया है। अब हम बात करेंगे हमारे एक परियोजना के बारे में। परियोजना का नाम है भारतमाला परियोजना। परियोजना का नाम क्या है? हमारे भारतमाला परियोजना। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हमारे 2015 में भारतमाला परियोजना के नाम से हुई थी। किस नाम से? भारतमाला परियोजना के नाम से 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। बात करेंगे इसके उद्देश्य की, तो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये हमारे क्या भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में सड़क नेटवर्क की दक्षता में सुधार लाना। तो इसका उद्देश्य क्या है? देश में सड़क नेटवर्क की दक्षता में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। विशेष रूप से देखें तो आर्थिक गलियारों, सीमावर्ती सड़कों, तटीय सड़कों और एक्सप्रेसवे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? हमारा भारतमाला परियोजना का कि हमारे आर्थिक गलियारों, सीमावर्ती सड़कों, तटीय सड़कों और एक्सप्रेसवे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। पहले चरण की बात करें इसकी, तो पहला चरण हमारा 2027-28 तक है। तो इस चरण में हमारे 34,800 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। कितनी? 34,800 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हमारे 24,800 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएगी। कितनी? 24,800 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएगी, जिसमें हमारे आर्थिक कॉरिडोर की बात करें तो 9,000 किलोमीटर का आर्थिक कॉरिडोर होगा, जो हमारे देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा। दूसरा आता है हमारा अंतर गलियारे फीडर और फीडर मार्ग की, तो 6,000 किलोमीटर का कितना? 6,000 किलोमीटर का हमारा अंतर गलियारे और फीडर मार्ग बनाया जाएगा, जो मुख्य आर्थिक गलियारों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम आएगा। तीसरे की बात करें, तीसरा आता है हमारा राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता कार्यक्रम। क्या है? हमारे राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता कार्यक्रम की बात करें तो हमारे 5,000 किलोमीटर का बनाया जाएगा। कितना? 5,000 किलोमीटर का बनाया जाएगा, जो क्या है? हमारे मौजूदा राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। जो हमारे क्या मौजूदा राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। बात करें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कों की, किसकी? सीमा और अंतर्राष्ट्रीय जो कनेक्टिविटी सड़कों की बात करें तो 2,000 किलोमीटर के हमारे सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कें बनाई जाएगी। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे हमारे भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत चाइना बॉर्डर की बात करें तो ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमारे 2,000 किलोमीटर की सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कें बनाई जाएगी। फिर तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कों की बात करें, किसकी? तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कों की बात करें तो 2,000 किलोमीटर की हमारी तटीय बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कें बनाई जाएगी, जिससे हमारे क्या होगा? बंदरगाह तक पहुंच में सुधार होगा और तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या? तटीय क्षेत्रों में हमारे क्या आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे की बात करें तो 800 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाएगा, जो तेज और कुशल यात्रा के लिए जरूरी है। और 10,000 किलोमीटर एनएचडीपी कार्यक्रम के तहत बची हुई जितनी परियोजना उनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बात करें हमारे प्रमुख एक्सप्रेस परियोजनाओं की, किसकी? एक्सप्रेस वे परियोजनाओं की बात करें तो पहले चरण के साथ हमारे दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का गठन किया जाएगा। किसका? दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा, जिसमें हमारा कुल 374 किलोमीटर बनाई जाएगी। एक्सप्रेस वे की बात करें तो कितनी एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी? 374 किलोमीटर की कुल एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी। कौन सी? जो भी दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। सांगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, कौन सा? सांगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करें तो कुल हमारे 637 किलोमीटर की हमारी कितनी? 637 किलोमीटर की हमारी सांगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण की बात करें तो हमने पहला चरण था, तो दूसरे चरण की बात करें तो भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में 48,000 किलोमीटर कितनी? 48,000 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा, जो हमारे क्या देश के सड़क बुनियादी ढांचे को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। तो अभी तो हमारे क्या पहला चरण ही चल रहा है इसका। फिर बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज की। स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसके निर्माण अवधि की बात करें तो सन 1999 में, जब सन 1999 में स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण किया गया था। कब? सन 1999 में हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण किया गया था और सन 2012 में इसका निर्माण समाप्त हो गया था। कब? सन 2012 में हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण पूरा हो गया था। कुल लंबाई की बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई में हमारे 5,846 किलोमीटर मतलब 3,633 मील है। आप इसे याद रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी? 5,846 किलोमीटर या फिर हमारे 3,633 मील है। राज्यों से जुड़ाव की बात करें तो भारत की कुल 13 राज्यों से गुजरता है। ये हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है?
भारत के कुल 13 राज्यों से गुजरता है। महानगरों को जोड़ने की बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। कितने? 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है, जो देश के प्रमुख आर्थिक और व्यापारिक केंद्र है। कौन से हमारे 4 प्रमुख महानगर है? दिल्ली, मुंबई, हमारे चेन्नई और कोलकाता। कौन-कौन से 4 हमारे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, हमारे 4 हमारे महानगर है, जिनको जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया है। फिर राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ाव की बात करें, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, इसमें कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े गए हैं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज को हमारे कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े गए हैं? तो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 16, 19, 48 आप याद रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-कौन से? 16, 19 और 48। बात करें हमारे विभिन्न खंडों की लंबाई की, किसकी? विभिन्न खंडों की लंबाई की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 16 की बात करें, किसकी? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 16 की बात करें, चेन्नई और कोलकाता को हमारे नेशनल हाईवे नंबर 16 से जोड़ा गया है। किससे? नेशनल हाईवे नंबर 16 से जोड़ा गया है चेन्नई और कोलकाता को। चेन्नई और कोलकाता के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 16 की कुल लंबाई 1684 किलोमीटर है, या फिर 1046 मील है। आप इसे याद रखेंगे। चेन्नई और कोलकाता के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 16 की कुल लंबाई कितनी? 1684 किलोमीटर, मतलब 1046 मील है। स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे अधिक लंबाई चेन्नई कोलकाता के बीच में, किसके? चेन्नई और कोलकाता के बीच में हमारे सबसे बड़ी लंबाई, जो कितनी? 1684 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 की बात करें, किसकी? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 19। तो दिल्ली और कोलकाता को हमारे नेशनल हाईवे नंबर 19 से जोड़ा गया है। किससे? नेशनल हाईवे नंबर 19 से जोड़ा गया है। दिल्ली और कोलकाता के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 19 की कुल लंबाई 1453 किलोमीटर केवल 903 मील है। स्वर्णिम चतुर्भुज में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक लंबाई हमारे दिल्ली कोलकाता के बीच में, किसमें? दिल्ली कोलकाता के बीच में हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज दूसरे स्थान पे सबसे अधिक लंबाई, जो कितनी? 1453 किलोमीटर है। बात करें हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 की, किसकी? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 की बात करें तो दिल्ली मुंबई को हमारा नेशनल हाईवे नंबर 48 से जोड़ा गया है। तो दिल्ली और मुंबई के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 48 की कुल लंबाई 1419 किलोमीटर है, मतलब 882 मील है। कितनी? 882 मील है, आप इसे याद रखेंगे। बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज में तीसरे स्थान पर सबसे अधिक लंबाई हमारे दिल्ली मुंबई के बीच में, और दिल्ली मुंबई चेन्नई को भी हमारे नेशनल हाईवे नंबर 48 से ही जोड़ा गया है। बात करें मुंबई चेन्नई के बीच में हमारा नेशनल हाईवे 48 की कुल लंबाई 1290 किलोमीटर की है, मतलब 800 मील की है। स्वर्णिम चतुर्भुज सबसे कम लंबाई में मुंबई चेन्नई के बीच की है, आप इसे याद रखेंगे। चित्र में आप इसको देखें तो चित्र में हम देखेंगे जो हमारे दिल्ली कोलकाता वाला जो हाईवे है, उसकी बात करें तो हाईवे नंबर 19 है, जिसकी लंबाई हमारे 1453 किलोमीटर है। बात करें हमारे कोलकाता और चेन्नई के बीच के हाईवे की, तो हमारी ये नेशनल हाईवे नंबर 16 है, जिसकी लंबाई हमारे 1684 किलोमीटर है। फिर चेन्नई और मुंबई की बात करें, किसकी? चेन्नई और मुंबई की बात करें तो ये नेशनल हाईवे नंबर 48 है, जिसकी लंबाई हमारे 1290 किलोमीटर है। और मुंबई हमारे दिल्ली के बीच की बात करें तो ये हमारे नेशनल हाईवे नंबर 48 है, जिसकी लंबाई हमारी कितनी? 1419 किलोमीटर, आप इसे याद रखेंगे। तो इस तरह हमने राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज का जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में देख लिया, जिसके अंदर हमारे 13 राज्य हैं और 5846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब हम देखेंगे उत्तर दक्षिण गलियारे की, किसकी? उत्तर दक्षिण गलियारे की बात करें, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो बात करें इसके विस्तार की, तो उत्तर दक्षिण गलियारा हमारे श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु तक फैला हुआ। कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक हमारे उत्तर दक्षिण गलियारा फैला हुआ है। कुल लंबाई की बात करें तो इस गलियारे की कुल लंबाई 3717 किलोमीटर है। कितनी? 3717 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पर स्थित है। किसके ऊपर? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पे स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पे स्थित है, जो हमारे क्या भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बात करें राज्यों से गुजरने की, तो उत्तरी दक्षिणी गलियारा भारत के कुल 13 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 13 राज्यों से गुजरता है। और 13 राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर की बात करें तो 541 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 11.8 किलोमीटर, पंजाब की बात करें 279.42 किलोमीटर, हरियाणा की बात करें 257.80 किलोमीटर, दिल्ली की बात करें तो 15 किलोमीटर, राजस्थान की बात करें तो 28.29 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 209.10 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की बात करें तो 571.90 किलोमीटर, महाराष्ट्र की बात करें तो 268.36 किलोमीटर, तेलंगाना की बात करें तो 492.80 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की बात करें तो 260.99 किलोमीटर, कर्नाटक की बात करें तो 94.67 किलोमीटर और तमिलनाडु की बात करें तो 627.18 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो हमारी ये हमारे जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इसमें हमारे 13 राज्य हैं, 13 राज्य की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे उत्तर दक्षिण गलियारे की, जो कौन कौन से शहर से होके गुजरता है। जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, ये कौन कौन से शहरों से गुजरता है? जम्मू कश्मीर को कौन कौन से शहर है? श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर, जम्मू,
सांबार, कठुआ। ये हमारे जम्मू कश्मीर के शहर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कोई भी शहर नहीं, पूरा हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। पंजाब की बात करें तो पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, राजपुरा। हरियाणा की बात करें तो फरीदाबाद, पलवल, होडल, अंबाला, करनाल, पानीपत। ये शहर है जिनसे होकर गुजरता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का तो नाम ही काफी है। राजस्थान के धौलपुर से गुजरता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा, आगरा, झांसी, ललितपुर। इन शहरों से गुजरता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुरैना, ग्वालियर, सागर, सिवनी। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर। तेलंगाना की बात करें तो निर्मल, आदिलाबाद, निजामाबाद, हैदराबाद। कौन कौन से? निर्मल, आदिलाबाद, निजामाबाद, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुर्नूल, गुट्टी, अनंतपुर। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु से भी गुजरता है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन कौन से शहर है? कृष्णागिरी, सेलम, मदुरई, तिरुवेनवेली, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी। तो 13 राज्यों के हमने ये शहर देख लिए जिनसे होकर हमारे नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है ये हमारे गुजरता है। फिर उत्तर दक्षिण गलियारे में दूरी के अनुसार राज्यों का क्रम देखें तो हमारे बड़े से छोटे क्रम में देखें तो सबसे लंबी दूरी हमारे तमिलनाडु की है, फिर मध्य प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर, फिर तेलंगाना, फिर पंजाब, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह हमारे क्या बड़े से छोटे के क्रम में हमने इसको देख लिया। अब छोटे से बड़े के क्रम में देख ले। किसके छोटे से बड़े के क्रम में देखें तो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये हमारे क्या छोटे से बड़े के क्रम में हमारे उत्तर दक्षिण गलियारे के राज्यों का क्रम है। अब पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करें। किसकी पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करें तो इसका विस्तार क्या है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा हमारा पोरबंदर गुजरात से सिलचर आसाम तक विस्तृत है। कहाँ से? पोरबंदर गुजरात से हमारे सिलचर आसाम तक विस्तृत है। कुल लंबाई की बात करते हैं इस गलियारे की कुल लंबाई हमारे 4112 किलोमीटर। कितनी? 4112 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27 पे स्थित है। कहाँ? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27 पे स्थित है। राज्यों से गुजरने की बात करें तो पूर्व पश्चिम गलियारा भारत के कुल 7 राज्यों से होकर गुजरता है। कहाँ से? 7 राज्यों से होकर गुजरता है हमारे पूर्व पश्चिम गलियारा। बात करें कौन कौन से 7 राज्य हैं जिसमें हमारे गुजरात 974.62 किलोमीटर, राजस्थान 640.90 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 121.90 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश हमारे 581 किलोमीटर, बिहार हमारे 487 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल हमारे 582.38 किलोमीटर और आसाम हमारे 724.82 किलोमीटर है। तो इस तरह हमने 7 राज्यों के बारे में देख लिया जिनसे हमारे क्या पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरता है। आप इसे याद रखेंगे। अब बात करेंगे पूर्व पश्चिम गलियारे के ऊपर कौन कौन से शहर स्थित है। तो पश्चिम से पूर्व की बात करें। गुजरात के कौन कौन से शहर है? पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, राधनपुर, पालनपुर। कौन कौन से? पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, राधानगर, हमारे पालनपुर। राजस्थान की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारा, सिरोही, भीलवाड़ा। ये शहर स्थित हमारे मध्य प्रदेश में हमारे शिवपुरी और गंज। शिवपुरी और गंज हमारे क्या मध्य प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर। ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो शहर है। बिहार की बात करें तो गोपालगंज, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, अरनिया, पूर्णिया। कौन कौन से? गोपालगंज, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, अरनिया और पूर्णिया। ये बिहार के शहर है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, सालसाबाड़ी। कौन कौन से? सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और सालसाबाड़ी हमारे पश्चिम बंगाल के शहर है। असम की बात करें तो बोंगाईगांव, नलबाड़ी, दिसपुर, गोगांव, लुमडिंग, हाफलोंग, सिलचर। कौन कौन से? बोंगाईगांव हमारा, नलबाड़ी, दिसपुर, नौगांव हमारा, लुमडिंग, हाफलोंग, सिलचर। ये हमारे क्या असम के जो शहर है बात करें तो पूर्व पश्चिम गलियारे हैं। इसके हमने पश्चिम से पूर्व के शहर देख लिए। कौन कौन से राज्य के कौन कौन से शहर हमारे इस कॉरिडोर पे स्थित है। अब बात करें पूर्व पश्चिम गलियारे में दूरी के अनुसार राज्यों का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा दूरी किसके अंदर है? तो बड़े से छोटे के क्रम में देखें तो सबसे बड़ी दूरी गुजरात, फिर असम, फिर राजस्थान, पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश है। छोटे से बड़े क्रम में देखें तो उल्टा मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम और गुजरात। बात करें इन दोनों कॉरिडोर के अंदर मतलब उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है इसमें झांसी का क्या महत्व है? झांसी जो उत्तर प्रदेश में तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे से जाके मिलते हैं और ये हमारे महत्वपूर्ण जंक्शन बिंदु का कार्य करता कौन? झांसी। बात करें भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग हमारे नेशनल हाईवे नंबर 27 है। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हमारा नेशनल हाईवे नंबर 27 है। और इससे पिछला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था 2020 तक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था हमारा कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 44। आप इसे याद रखिए।
भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, किसकी सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे नेशनल हाईवे नंबर 327 बी है। कौन सा 327 बी है। और ये हमारा नेशनल हाईवे नंबर 327 बी है। ये पश्चिम बंगाल में पानी टंकी से नेपाल के काकरभित्ता की ओर है। आप इसे याद रखिए, पश्चिम बंगाल में पानी टंकी से लेकर नेपाल के काकरभित्ता की ओर है। कुल लंबाई की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 327 बी, इसकी कुल लंबाई 1.2 किलोमीटर, कितनी 1.2 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 548 है। कौन सा 548 है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, नेशनल हाईवे नंबर 548 की कुल लंबाई 5 किलोमीटर है। कितनी, इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर है। स्थान की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 548 महाराष्ट्र में काल काल बोली से नेशनल हाईवे नंबर 348 तक है। कहाँ पे, हमारे नेशनल हाईवे नंबर 348 तक है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे में संयुक्त भाग या कॉमन भाग कौन सा है, उसकी बात करें तो कुछ खंड ऐसे हैं जो इन दो प्रमुख गलियारों में बीच में साझा किए जाते हैं। जैसे दिल्ली आगरा की बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण गलियारे दोनों का हिस्सा है। बेंगलुरु कृष्णागिरी की बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज उत्तर दक्षिण गलियारे दोनों का हिस्सा है। अकबरपुर और कानपुर की बात करें तो हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व पश्चिम गलियारे दोनों का हिस्सा है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व पश्चिम गलियारे दोनों का हिस्सा है। आप इसे याद रखेंगे। ये तो हमने हाईवे के बारे में देख लिया। अब जल परिवहन या वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो जल परिवहन भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण और लागत प्रभावी परिवहन का माध्यम है। तो जल परिवहन क्या है, भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लागत प्रभावी परिवहन माध्यम है। हालांकि इसका पूरी क्षमता से उपयोग करना अभी बाकी, हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसका अभी तक पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया गया है। बात करें तो भारत की, तो भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर का अंतर्देशीय जलमार्ग तंत्र है। कितना, 14,500 किलोमीटर का क्या हमारे अंतर्देशीय जलमार्ग तंत्र है। तो कुल परिवहन तंत्र का लगभग 1% है। और ये आंकड़ा इस बात पर प्रकाश डालता है कि अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास की बहुत बड़ी क्षमता है। बात करें वर्तमान में हमारे 5 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग है जो हमारे लगभग 4,500 किलोमीटर में फैले हुए। कितने, 4,500 किलोमीटर में फैले हुए। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की बात करें, हमारे IWAI, तो इसकी बात करें तो देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और नियमन के लिए, क्या देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और नियमन के लिए 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण मतलब इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी। आप इसे याद रखेंगे, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम की बात करें, किसके, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 की बात करें तो ये क्या कहता है, तो देश में अंतर्देशीय जलमार्गों या देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के द्वारा परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, या देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के द्वारा परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे 106 नए अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास किया जाएगा। कितने, 106 नए जलमार्ग अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास किया जाएगा। और ये अधिनियम क्या है, जलमार्गों के विकास को गति देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब देखेंगे हमारे कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग है। प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों की बात करें तो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग हमारे कौन सा, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, इसकी शुरुआत और विस्तार की बात करें तो 1986 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल के बीच में ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है। कितना, 1620 किलोमीटर लंबा है। ये कहाँ से कहाँ तक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1986 में। नदी तंत्र की बात करें तो किसका उपयोग करता है, तो ये हमारे गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र पर आधारित है। किस पे, गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र पे आधारित है। फिर हल्दिया फरक्का, मतलब इसमें 560 किलोमीटर, फरक्का पटना 460 किलोमीटर और पटना प्रयागराज हमारे 600 किलोमीटर हमारे इसकी लंबाई। आप इसे याद रखेंगे, हल्दिया फरक्का तो 560 किलोमीटर, फरक्का पटना हमारे 460 किलोमीटर और पटना प्रयागराज हमारे 600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सेवाओं की बात करें तो ये हमारे उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड, क्या हमारे ये उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल को सेवाएं प्रदान करता है। किन किन राज्य को, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल को सेवाएं प्रदान करता है। महत्व की बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये हमारे क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। पटना तक यांत्रिक नौका के द्वारा नौकायन योग्य है। ये हमारे क्या, पटना तक यांत्रिक नौका के द्वारा नौकायन योग्य है। आप इसे याद रखेंगे। बात करें जलमार्ग विकास परियोजना की 2018 के अंदर जो चली थी, तो 2018 में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पर जो हम देख रहे हैं, तो इस राष्ट्रीय जलमार्ग पर 2018 में नौवहन क्षमता मजबूत करने के लिए जलमार्ग विकास परियोजना लाई गई थी। क्या, जलमार्ग विकास परियोजना लाई गई थी। और ये परियोजना हमारे विश्व बैंक के निवेश और तकनीकी सहायता से लागू की जाएगी। जो ये परियोजना है ये हमारे क्या, विश्व बैंक के निवेश और तकनीकी सहायता से लागू की जाएगी। परियोजना की बात करें तो परियोजना के अंतर्गत हमारे मल्टी मॉडल टर्मिनल, क्या मल्टी मॉडल टर्मिनल क्या, वाराणसी उत्तर प्रदेश
हल्दिया साहिबगंज झारखंड और इंटर मॉडल टर्मिनल हमारे गाजीपुर उत्तर प्रदेश और कालूघाट बिहार का निर्माण किया जा रहा है। आप इसे याद रखें कौन कौन से, एक तो हमारा मल्टी मॉडल टर्मिनल है, दूसरा हमारा कौन सा मल्टी इंटर मॉडल टर्मिनल है। तो दो हमारे कौन से, तो मल्टी मॉडल टर्मिनल और इंटर मॉडल टर्मिनल। तो मल्टी मॉडल टर्मिनल हमारे वाराणसी उत्तर प्रदेश, हल्दिया साहिबगंज झारखंड, और जो हमारा इंटर मॉडल टर्मिनल है ये गाजीपुर हमारे उत्तर प्रदेश और कालूघाट बिहार, यहाँ पे इनका निर्माण किया जा रहा है। आपसे याद रखेंगे गाजीपुर उत्तर प्रदेश और कालूघाट बिहार का निर्माण किया जा रहा है। अब इनका लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य हमारा मार्च 2023 तक पूरा होना था। कब, मार्च 2023 तक इसको पूरा करना था। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 की बात करें, किसकी, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 की बात करें तो शुरुआत और विस्तार की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर निर्मित है। ये जो हमारा राष्ट्रीय वाटरवे है ये हमारे कहाँ ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। ये जलमार्ग हमारे 1988 में बना था और ये हमारे धुबरी से सदिया तक, कहाँ से, धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। सेवाओं की बात करते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को सेवाएं प्रदान करता है। किसको, हमारे असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को सेवाएं देता है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 की बात करें, किसकी, नेशनल वाटरवे नंबर 3 की बात करें तो इसकी शुरुआत और विस्तार की बात करें तो ये हमारे 1993 में कोट्टापुरम में, क्या 1993 में कोट्टापुरम से कोल्लम केरल के बीच में स्थित है और इसकी लंबाई कितनी, 205 किलोमीटर, कितनी, 205 किलोमीटर इसकी लंबाई। आपसे याद रखेंगे नेशनल वाटरवे नंबर 3 की बात करें। इसमें क्या क्या शामिल है, तंत्र की बात करें तो पश्चिमी तटीय नहर जो 168 किलोमीटर है, चंपकारा नहर 14 किलोमीटर और उद्योग मंडल नहर 23 किलोमीटर, इन तीनों नहरों का संयोजन हमारे ये, तो टोटल कितना है, 205 किलोमीटर है। बात करें सेवाएं देने की तो केरल को सेवाएं देता है, कहाँ को सेवाएं देता है, केरल को सेवाएं देता है। चौथा हमारा आता है हमारा कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4, इसकी बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 की बात करें तो शुरुआत और विस्तार की बात करें तो 2008 में काकीनाडा से पुदुचेरी तक, कहां से, 2008 में हमारे काकीनाडा से पुदुचेरी तक 1095 किलोमीटर लंबा है, कितना, 1095 किलोमीटर लंबा है। तंत्र की बात करें तो गोदावरी नदी तंत्र मतलब भद्राचलम से राजमुंद्री तक, कहां से, भद्राचलम से राजमुंद्री तक 171 किलोमीटर। कृष्णा नदी तंत्र मतलब वजीराबाद से विजयवाड़ा तक हमारे 157 किलोमीटर और काकीनाडा से पुदुचेरी नहर हमारे 767 किलोमीटर। तो हमारे 3 नहर और नदी तंत्र है, दो तुम्हारा नदी तंत्र है, एक हमारा गोदावरी नदी तंत्र है, दूसरा कृष्णा नदी तंत्र और तीसरा नहर तंत्र है हमारे काकीनाडा से पुदुचेरी नहर तंत्र, इन तीनों से मिलकर बना है। नहर तंत्र में हमारे काकीनाडा नहर हमारे काकीनाडा से राजमुंद्री तक, एलूरी नहर हमारे राजमुंद्री से विजयवाड़ा तक, कोम्मामूर की बात करें तो विजयवाड़ा से पेड़ागंजम तक, और उत्तरी बकिंगम नहर हमारे पेड़ागंजम से चेन्नई तक, और दक्षिणी बकिंगम नहर हमारा चेन्नई से मारकाना तक, और कल्लू वैली टैंक है ये मारकाने से पुदुचेरी तक ये शामिल है। आप इसे याद रखेंगे, जो काकीनाडा नहर है यहाँ से लेके हम कहा कल्लू वैली टैंक तक ये हमारी जो नदी तंत्र है, नहर तंत्र, इसको शामिल किया गया। तो नहर कहाँ से कहाँ तक, काकीनाडा नहर, एल्लूरू नहर, कोम्मामूर नहर, उत्तरी बकिंगम नहर, दक्षिणी बकिंगम नहर, कल्लू वैली टैंक, ये सब इसके अंदर शामिल किए गए हैं। सेवाओं की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी को सेवाएं देता है। कहाँ से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी को सेवाएं देता है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 की बात करें तो इसकी शुरुआत और विस्तार की बात करें तो ये हमारे 2008 में जियानखली से, कहाँ से, 2008 में जियानखली से पारादीप तक, कहाँ से, 2008 में जियानखली से पारादीप तक 623 किलोमीटर लंबा है, कितना, 623 किलोमीटर लंबा, आप इसे याद रखेंगे। तंत्र की बात करें तो पूर्वी तटीय नहर जिसे जियानखली से चरबतिया तक 217 किलोमीटर, मतई नदी तंत्र जिसमें चरबतिया से धामरा तक 40 किलोमीटर, ब्राह्मणी, खरसुआ, धामरा नदी तंत्र तो तलचर से धामरा तक 265 किलोमीटर, और महानदी डेल्टा की बात करें तो मंगल गाड़ी से पारादीप तक 101 किलोमीटर का संयोजन है। आपसे याद रखेंगे जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 है ये, इसमें हमारे कौन कौन से नहर तंत्र है और नदी तंत्र है। तो नहर तंत्र की बात करें तो पूर्वी तटीय नहर तंत्र, मतई नदी तंत्र, ब्राह्मणी, खरसुआ, धामरा नदी तंत्र और महानदी डेल्टा, ये सब चीजें शामिल की गई। सेवाओं की बात करें तो हमारा उड़ीसा पश्चिम बंगाल को सेवाएं प्रदान करता है। और छठा हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 की बात करें तो शुरुआत विस्तार की बात करें तो 2013 में भंगा से लखीपुर, यहाँ से भंगा से लखीपुर तक जो हमारे असम में है इसके बीच में 101 किलोमीटर लंबा है, कितना, 101 किलोमीटर लंबा है। नदी की बात करें तो असम में बराक नदी पे स्थित है, कहाँ पे, असम में बराक नदी पर स्थित है। चित्र में हम सारे के सारे जो वाटरवे है इनके बारे में देख लेते हैं। पहला वाटरवे था कौन सा, हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 जिसे जो हमारे क्या गंगा का था, कौन सा, गंगा नदी पर था, कहाँ पे था, गंगा नदी पर था। इसकी बात करें तो हमारे 1620 किलोमीटर का था। दूसरा हमारे कौन से, ब्रह्मपुत्र नदी पे था, 891 किलोमीटर। तीसरा हमारा कहाँ था, तीसरा हमारे क्या, वेस्टर्न
वेस्ट कोस्ट कैनाल पे था हमारे केरल के अंदर। चौथा हमारा कौन सा था, हमारा गोदावरी कृष्णा कैनाल्स था। पांचवा हमारा कौन सा था, ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल्स पे था। और फिर हमारे छठा की बात करें तो बराक नदी पे था। तो इस तरह से हमारे 6 वाटरवे है। तो छठा वाटरवे हमारा 121 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। पांचवा हमारे 588 किलोमीटर। चौथा हमारा 1078 किलोमीटर। तीसरा हमारे 205 किलोमीटर। दूसरा हमारा 891। और पहला गंगा वाला था 1620 किलोमीटर का वाटरवे था। अब हम बात करेंगे सागरमाला परियोजना की। किसकी, सागरमाला परियोजना की बात करें तो परिभाषा क्या है इस परियोजना की। तो सागरमाला परियोजना भारत सरकार की एक रणनीतिक और ग्राहक उन्मुख पहल है। क्या है, रणनीतिक और ग्राहक उन्मुख पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के माध्यम से पोर्ट नेतृत्व नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना। कौन से, पोर्ट नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना और भारत के विकास में योगदान करने के लिए तट रेखाओं को विकसित करना है। हम इसके लक्ष्य की बात करें, लक्ष्य क्या है इसका, लक्ष्य की बात करते हैं, ये हमारे मौजूदा बंदरगाहें हैं। सागरमाला परियोजना की बात करें तो ये हमारे जो मौजूदा बंदरगाह है उनको आधुनिक और विश्व स्तरीय, तो इसका लक्ष्य क्या है, ये मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्व स्तरीय बंदरगाहों में बदलना चाहती है। ये परियोजना क्या करती है, जो मौजूदा बंदरगाह है उनको आधुनिक विश्व स्तरीय बंदरगाह में बदलना चाहती है। सड़क, रेल, अंतर्देशीय और तटीय जल मार्गों के माध्यम से। किसके माध्यम से, सड़क, रेल, अंतर्देशीय और तटीय जल मार्गों के माध्यम से बंदरगाहों, औद्योगिक समूहों और दूर दराज के इलाकों को एकत्रित करना। क्या हमारे हमारे कौन कौन से, सड़क, रेल, अंतर्देशीय और तटीय जल मार्गों के माध्यम से बंदरगाहों, औद्योगिक समूहों, दूर दराज के इलाकों को एकत्रित करना और कुशल निकास प्रणालियों का विकास करना। क्या, कुशल निकास प्रणालियों का विकास करना इसका उद्देश्य है। बात करें इसके परिणाम स्वरूप, क्या तटीय मार्गों में, क्या तटीय क्षेत्रों में बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों के चालक बन सकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप क्या, हमारे तटीय क्षेत्रों में बंदरगाह क्या हमारे आर्थिक गतिविधियों के चालक बन सकेंगे। परियोजना की जानकारी की बात करें तो बात करें देश की, तो कौन से देश में, भारत में। प्रधानमंत्री की बात करें किसने शुरू की, तो नरेंद्र मोदी ने। मंत्रालय की बात करें तो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग परिवहन मंत्रालय। क्या हमारे कौन कौन से मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इसका मंत्रालय है। बात करें इसकी शुरुआत की तो 31 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रस्तावित मेगापोर्ट की बात करें, इसके अंतर्गत कौन कौन से मेगापोर्ट प्रस्तावित किए गए हैं। तो सागरमाला परियोजना में हमारे 6 मेगापोर्ट को बनाने की योजना बनाई गई। कितने, 6 मेगापोर्ट को बनाने की परियोजना बनाई गई है, ताकि हमारे व्यापार और शिपिंग क्षमता को बढ़ाया जा सके। ताकि हमारे क्या, व्यापार और शिपिंग जो क्षमता है इसको बढ़ाया जा सके। तो कौन कौन से पोर्ट बनाए जाएंगे, पहला बनाया जाएगा सागरद्वीप। सागरद्वीप कहाँ बनाया जाएगा, पश्चिम बंगाल में। तो सागरद्वीप में हमारा बड़ा सागर बंदरगाह की स्थापना के लिए, क्या, बड़ा सागर बंदरगाह की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। डीपीआर बनाने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल के ताजपुर में नए बंदरगाह, ताजपुर बंदरगाह के उद्घाटन के मद्देनजर व्यवहारता के लिए फिर से जांच की जा रही है। बात करें दूसरे बंदरगाह की, ये हमारा पारादीप बाहरी बंदरगाह है। कौन सा, पारादीप बाहरी हार्बर बंदरगाह, कहाँ पे, उड़ीसा में। तो इसकी तैयारी के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई। फिर सिरखजी की बात करें तो हमारे कहाँ, तमिलनाडु में। सिरखजी कहाँ, तमिलनाडु में। तो टेक्नो आर्थिक व्यवहारता रिपोर्ट, कौन से, टेक्नो आर्थिक व्यवहारता रिपोर्ट इसकी तैयार कर ली गई है। बात करें हमारे इनायम की, तो इनायम हमारा कहाँ, तमिलनाडु के अंदर है। तो इनायत में हमारे प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए प्रमुख प्राप्त सिद्धांत अनुमोदन में है। तैयारी के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। बेलीकेरी की बात करें तो कर्नाटक में है और टेक्नो आर्थिक व्यवहारता रिपोर्ट इसकी तैयार कर ली गई है। क्या, हमारे टेक्नो आर्थिक व्यवहारता रिपोर्ट इसकी तैयार कर ली गई है। वधावन की बात करें तो महाराष्ट्र में और तैयारी के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। बंदरगाह या पत्तन की बात करें, पोर्ट की बात करें तो भारत के पास एक विशाल तटरेखा है। भारत के पास एक विशाल तटरेखा है जिस पर कई प्रमुख और छोटे बंदरगाह स्थित है। जो इस प्रकार के कई प्रमुख और छोटे बंदरगाह स्थित है, जो देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तटीय शिपिंग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की बात करें तो भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है, जिसमें 12 तो सरकारी है, एक निजी है। और हमारे प्रमुख लगभग 200 लघु बंदरगाह है। भारत में क्या, 13 तो प्रमुख बंदरगाह है, जिसमें 12 सरकारी है, एक निजी है और लगभग क्या, 200 लघु बंदरगाह है। नियंत्रण की बात करें तो प्रमुख बंदरगाहों का केंद्र केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। क्या, हमारे प्रमुख बंदरगाहों का नियंत्रण किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जबकि हमारे लघु बंदरगाहों का प्रबंधन हमारे संबंधित राज्य सरकारें करती है। कौन करती है, संबंधित राज्य सरकारें करती है। बात करें कौन कौन से बंदरगाह है, तो प्रमुख बंदरगाहों की बात करें, एक बंदरगाह हमारे कौन सा है, कांडला गुजरात का है। तो कच्छ की खाड़ी में स्थित ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। जो हमारे कांडला बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। 2017 में इसका नाम बदल गया, क्या, दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था। और ये हमारे पश्चिम भारत के लिए एक बहुत ही व्यापारिक केंद्र, प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। दूसरा हमारा मुंबई का आता है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये हमारे एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो सालसेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ, सालसेट द्वीप पर स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
जो विशाल कार्गो वॉल्यूम को संभालता है। तो मुंबई बंदरगाह की बात करें तो ये हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो हमारे विशाल कार्गो वॉल्यूम को संभालता है। फिर आता है न्यावा सेवा। क्या न्यावा सेवा है? तो हमारा न्यू मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर। तो इसे हमारे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये हमारे क्या भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जो मुंबई बंदरगाह के बढ़ते यातायात को कम करने के लिए बनाया गया था। अगला बंदरगाह आता है हमारा कौन सा? मारमगांव, जो गोवा में है। ये जुआरी नदमुख पर स्थित है। जुआरी नदी है, तो जुआरी नदी के नदमुख पर स्थित है। ये बंदरगाह हमारा मुख्य रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। किसके लिए? लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। मारमगांव, गोवा। मैंगलोर की बात करें जो कर्नाटक में है। मैंगलोर वाला कहाँ है? कर्नाटक में। तो कुद्रेमुख खान से, कहाँ से? कुद्रेमुख खान से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क यहीं से निर्यात किया जाता है। फिर कोच्चिन, कोच्चि, केरल की बात करें तो अरब सागर की रानी कहलाती कोच्चिन बंदरगाह। ये पत्तन हमारे वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। हमारे कहाँ? वेम्बनाड झील में हमारे वेलिंगटन द्वीप पे स्थित हमारा कोच्चिन बंदरगाह। और ये हमारे प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें जो हमारे कहाँ? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसकी बात करें तो तमिलनाडु में स्थित एक द्वीप बंदरगाह है। तमिलनाडु में क्या है? एक हमारा द्वीप बंदरगाह कौन सा? तूतीकोरिन, तमिलनाडु वाला। इसका नया नाम क्या है? वी उच्चिदम्बनार पत्तन है। इसका नया नाम क्या है? हमारे वी उच्चिदम्बनार पत्तन है। और ये श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ये हमारे क्या? श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। चेन्नई तमिलनाडु की बात करें तो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ये हमारा क्या? भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह भी हमारा चेन्नई तमिलनाडु का है। फिर बात करें एन्नोर तमिलनाडु के बंदरगाह की बात करें तो चेन्नई के उत्तर में स्थित ये बंदरगाह भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। जो हमारा एन्नोर तमिलनाडु का बंदरगाह ये हमारे क्या है? चेन्नई के उत्तर में स्थित बंदरगाह भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है एन्नोर तमिलनाडु का। और इसे कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करें आंध्र प्रदेश की तो ये हमारे एक प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बंदरगाह है जो किससे घिरा हुआ? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बात करें ये हमारा सबसे गहरा बंदरगाह है जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है, तो ये हमारा क्या? सबसे गहरा बंदरगाह है। फिर पारादीप बंदरगाह की बात करें जो कहाँ है? हमारे उड़ीसा के अंदर है। तो महानदी के डेल्टा में स्थित है ये बंदरगाह। ये कहाँ स्थित है? महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित बंदरगाह है। और ये मुख्य रूप से हमारे लौह अयस्क के निर्यात के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? लौह अयस्क के निर्यात के लिए उपयोगी है पारादीप, जो उड़ीसा के अंदर है। फिर कोलकाता हल्दिया बंदरगाह की बात करें जो पश्चिम बंगाल में है। तो ये आधुनिक भारत का सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह है। ये हमारे क्या? आधुनिक भारत का सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह है। और ये बंदरगाह हमारे हुगली नदी पे स्थित है। कहाँ पे? हुगली नदी पे स्थित है। और इसे क्या? नदी बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? नदी बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और ये भारत का सबसे नवीनतम प्रमुख बंदरगाह है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने भारत के सभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग और हमारे द्वीप और हमारे जो बंदरगाह है इनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।